गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो साइंस सब्जेक्ट है उसकी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। उसके अंदर आपका जो पहला जो टॉपिक है वो है इंक्वायरी मेथड। थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है इंक्वायरी मेथड। इसको खोज विधि या स्वयं करके विधि भी इसको बोलते हैं। दो नाम है इसके, खोज विधि के नाम से भी आ जाता है ये क्वेश्चन, और स्वयं करके देखना या स्वयं खोज विधि भी इसको बोल देते हैं जब भी एग्ज़ाम इसके अंदर आता है। तो जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि खोज विधि है इसका नाम, मतलब विद्यार्थी जो कुछ भी सीखते हैं वो खोज करके सीखते हैं। एक तरीका हमारा ये होता है कि क्लास के अंदर जो टीचर है वो लेक्चर देता है, वो भाषण देता है और विद्यार्थी फिर उसको सुनते हैं और उसको समझते हैं। जबकि इस विधि के अंदर क्या होता है कि टीचर का काम केवल बच्चों को मोटिवेट करने का होता है, सीखने के लिए उनको गाइड करने का होता है। बाकी जो काम है वो स्टूडेंट खुद करते हैं, खुद खोज करके टॉपिक को सीखते हैं। तो इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी है। इस विधि में विद्यार्थी को अपनी समस्या का उत्तर बिना किसी सहायता के अपने स्वयं के प्रयासों से प्राप्त करना पड़ता है। तो जैसे कि डेफिनेशन में पता लग रहा है कि स्टूडेंट के सामने जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है, उसके अंदर उसको काम है वो बिना किसी की सहायता से, हाँ टीचर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग जरूर करना होता है, इससे ज़्यादा उसको हेल्प नहीं मिलती। स्वयं अपने प्रयास से उसको अपनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी पड़ती है। इसके बाद है इसके स्टेप। जो खोज विधि है इसके स्टेप, खोज विधि जो है आपकी ये समस्या समाधान विधि है एक मैथ के अंदर, उससे मिलती जुलती है। इसके जो स्टेप हैं हूबहू उसी तरीके हैं जैसे मैथ के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। तो इसके अंदर जो पहला स्टेप है खोज विधि का वो है समस्या का कथन। शिक्षक संपूर्ण कक्षा के सामने कोई समस्या प्रस्तुत करता है, मतलब अब टीचर को स्टूडेंट को खोज विधि करनी है, किसी चीज़ के बारे में खोज करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक टॉपिक का होना ज़रूरी होता है। जब तक टॉपिक नहीं होगा स्टूडेंट कोई भी कार्य है उसके ऊपर से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले समस्या का जो कथन है, जो समस्या होती है, जो प्रॉब्लम होती है, वो स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट की जाती है, जिसके ऊपर स्टूडेंट को कार्य करना होता है। तो वो जो समस्या है वो टीचर के द्वारा बच्चों के सामने प्रेजेंट है, वो की जाती है। उसके बाद है समस्या का विश्लेषण। जब कोई भी समस्या स्टूडेंट के सामने आ जाती है तो स्टूडेंट विद्यार्थी उस समस्या का विश्लेषण करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं कि इस प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे सामने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं और किन चीज़ों के बारे में हमने आगे कार्य करना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार, उसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं समस्या के बारे में जो टीचर ने स्टूडेंट के सामने रखी थी। थर्ड स्टेप है परिकल्पना का निर्माण करना, हाइपोथेसिस। जब प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने आ जाती है और जब उनको ये पता लग जाता है कि उन्हें कहाँ तक पहुँचना है, तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्तों की तलाश करते हैं, जिसको परिकल्पना बोलते हैं। मतलब प्रॉब्लम के क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन, क्या क्या समस्या के कौन कौन से समाधान हैं वो हो सकते हैं, उन चीज़ों का विचार विमर्श है इस पॉइंट के अंदर विद्यार्थियों के द्वारा है वो किया जाता है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसका एक यूनिक ही सॉल्यूशन हो या डायरेक्टली आपके दिमाग में वो सॉल्यूशन आ जाए। कई बार हमारे पास, हमें लगता है या विद्यार्थी को जिसको भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है उसको ये लगता है कि इस प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा समाधान हो सकते हैं या इस तरीके से वो समाधान है उसका कर सकता है, उसके दिमाग में आती हैं वो चीज़ें। उन्हीं चीज़ों को परिकल्पना बोला जाता है। मतलब पहले से अनुमान लगाता है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। उसके बाद है परिकल्पना का परीक्षण। जब वो किसी भी प्रॉब्लम की परिकल्पनाओं का निर्माण कर लेता है तो उसके बाद वो परिकल्पनाओं को उस समस्या के ऊपर अप्लाई करके देता है, परिकल्पना का परीक्षण करता है कि कौन सी ऐसी परिकल्पना होगी जो उसने, या कौन सा ऐसा संभावित समाधान होगा जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब ये भी पॉसिबल है कि पहला उसने जो परिकल्पना बनाई थी या पहला जो उसने समाधान सोचा था उस प्रॉब्लम का, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
हो सकता है 3 4 5 प्रॉब्लम परिकल्पना को अप्लाई करने के बाद भी उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन न हो, लेकिन इस बात का स्टूडेंट को पता तब चलेगा ना जब वो बारी बारी से जितने भी संभावित या जितनी भी परिकल्पनाएं उस प्रॉब्लम के बारे में उसने सोची थी सभी को जब वो टेस्ट करेगा, सभी को वो अप्लाई करके देखेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट में होता है निष्कर्ष या नियम का निर्धारण। अब ऊपर वाले पॉइंट में से कोई ना कोई एक परिकल्पना उसकी ऐसी हो जाएगी जिसके द्वारा उस उक्त जो उनके सामने प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाएगा। तो इस पॉइंट के अंदर वो उस निष्कर्ष पे पहुंचेगा या उस नियम का निर्धारण करेगा, वो बताएगा कि इस प्रॉब्लम या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन सी परिकल्पना ने इसका समाधान के तौर पर कार्य किया है। तो लास्ट पॉइंट के अंदर वो निष्कर्ष के अंदर ये चीज़ बताएगा कि अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो ये इसका समाधान है, वो हो सकता है, इससे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो हो सकता है। तो लास्ट पॉइंट के अंदर नियम बन जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये जो समाधान है ये इसके नियम है। तो इस प्रकार से समस्या के आने से लेकर समस्या का विश्लेषण करके, समस्या के परिकल्पनाओं का निर्माण करके, फिर उन परिकल्पनाओं की टेस्टिंग करके लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर उस जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन है वो प्रेजेंट है वो कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, उस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो मिल जाता है। इसके बाद बात आती है इसकी इम्पोर्टेंस। जो खोज विधि है इसकी विशेषताएं क्या है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। खोज विधि के द्वारा विद्यार्थी जब काम करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है विद्यार्थियों का, क्योंकि इसमें टीचर ने उनको कोई भाषण नहीं दिया, उनको कोई बैठे बिठाए उनको कोई सलूशन नहीं मिला है। जो भी प्रॉब्लम उनके सामने आई थी उसका समाधान उन्होंने खुद किया है। तो वैज्ञानिक भी ऐसे ही करते हैं, उनके सामने प्रॉब्लम का कोई भी सलूशन नहीं होता, फिर वो खोज करके सालों दर साल मेहनत करते हैं और फिर कोई सलूशन उनको मिलता है। तो इस प्रकार से सीखने में विद्यार्थियों का जो दृष्टिकोण है, उनका जो सोचने का, काम करने का जो तरीका है वो वैज्ञानिक हो जाता है। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। यह पद्धति क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें विद्यार्थी निष्कर्ष न रहकर शिक्षक द्वारा भाषण को केवल सुनते नहीं हैं या उनके ऊपर कोई भी जो नॉलेज है वो लादी नहीं जाती, कोई भी नियम उनके ऊपर लादा नहीं जाता, बल्कि विद्यार्थी स्वयं अपने प्रयत्नों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं। टीचर तो केवल उनके सामने एक जो प्रॉब्लम है या उनको एक काम करने के लिए देता है, एक प्रोजेक्ट वर्क उनको करने के लिए देता है, बाकी का सारा काम स्टूडेंट को खुद करना होता है। तो इसके अंदर विद्यार्थी निष्क्रिय न रहकर बल्कि सक्रिय रहकर कार्य करते हैं। तो क्रियाशीलता विद्यार्थियों के अंदर बनती है, एक्टिव होकर विद्यार्थी काम करते हैं। उसके बाद है स्पष्ट और स्थायी ज्ञान। इस तरीके से विद्यार्थी जो भी चीज़ सीखते हैं वो सीखी हुई चीज़ उनको कभी भी वो भूलते नहीं है, वो हमेशा उनके दिमाग के अंदर स्थायी ज्ञान के तौर पर उनके दिमाग के अंदर रहती है। तो नॉलेज है वो उनकी परमानेंट हो जाती है। जबकि अगर उन्होंने किसी चीज़ को सुना है खाली या उन्होंने रट्टा लगाया है तो कुछ टाइम के बाद वो उनके माइंड से स्लिप हो जाती है बात, वो चीज़ों को भूल जाते हैं। तो खोज विधि के द्वारा सीखा या लिया हुआ जो ज्ञान है वो स्थायी होता है। कंपैरिजन ऑफ लेक्चर मेथड। उसके बाद है वैज्ञानिक विधि का सिद्धांत। यह विधि वैज्ञानिक विधि को अपना आधार मानती है, क्योंकि विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब विषयों में अपनी समस्या का समाधान करने का अवसर देती है और विद्यार्थी अपनी मेहनत से लास्ट के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। उसके बाद है विद्यार्थी की मानसिक बुद्धि का सिद्धांत या मानसिक बुद्धि का विकास। क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अपनी मेहनत से जो निष्कर्ष है या जो सॉल्यूशन है वहाँ तक पहुँचते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा अब एक बार ये प्रक्रिया नहीं होगी या एक लेक्चर के ऊपर या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की नहीं होगी, बहुत से टॉपिक उनके सामने
इस मेथड के द्वारा उनके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, और जब बार बार वो इन चीज़ों को रिपीट करेंगे, इन चीज़ों से सीखेंगे, तो मानसिक विकास है विद्यार्थियों का इससे होगा। उसके बाद है करके सीखना। यह विधि करके सीखने के ऊपर डिपेंड है। विद्यार्थी खुद प्रयोग करेगा, खुद निरीक्षण करेगा, खुद परीक्षण करेगा, तो खुद वो सारे के सारे अनुभव उससे लेगा। तो वो खुद काम करके देखेंगे, और टीचर कार्य का काम केवल एक पथ प्रदर्शक के रूप में गाइड के तौर पर होगा, और उचित समय पर उनको उचित परामर्श भी देगा। तो इससे करके सीखने का जो सिद्धांत है वो बिल्टअप होता है। विद्यार्थी सारा का सारा काम खुद करके देखते हैं। तो इस प्रकार की करैक्टरिस्टिक्स इस मेथड के हैं या खोज विधि के हैं। आप इनको प्रिंसिपल के तौर पर भी ले सकते हो और करैक्टरिस्टिक्स के तौर पर भी दे सकते हो। तो ये इसकी विशेषताएं भी हैं। उसके बाद है इसकी गुण, मेरिट क्या क्या है खोज विधि के। सबसे पहली मेरिट ये है कि विद्यार्थी में स्व शिक्षा की आदत का निर्माण होता है, मतलब खुद शिक्षा ग्रहण करने की जो एक हैबिट है वो बिल्टअप होती है इस विधि से, इस मेथड से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, स्वयं ज्ञान को खोजने की क्षमता का विकास होता है, तथ्यों के ज्ञान को स्वयं के प्रयास से प्राप्त करने का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को मिलता है, क्योंकि बार बार वो इस विधि से काम करेंगे तो वो उनका एक प्रशिक्षण हो जाएगा इस विधि से खुद अपने ज्ञान से नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। विद्यार्थियों को अनुसंधानकर्ता बनकर उसी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिस प्रकार से वैज्ञानिक खुद अपनी मेहनत से प्रेरित होकर, अपने आप से प्रेरित होकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, किसी नई चीज़ को खोजते हैं। विद्यार्थियों को श्रम, जो मेहनत करने की जो एक महत्व है मेहनत करने का, उसके आदी हो जाते हैं या उसको समझने का अवसर मिलता है। जिनको लगता है कि मेहनत कोई ज़रूरी नहीं है, कि या जो विद्यार्थी मेहनत करने से कतराते हैं या मेहनत से दूर भागते हैं, तो इस मेथड से काम करने से उनके जो श्रम का जो महत्व है उसके बारे में उनको सीखने का, समझने का अवसर है, इस चीज़ से मिलता है। विद्यार्थियों में निरीक्षण करने की आदत, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास होता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है जब स्टूडेंट के सामने, उसको ऑब्जर्व करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है, उसके बारे में चिंतन मनन करना होता है। तो ये इस प्रकार की जो आदतें हैं वो विकसित हो जाती हैं विद्यार्थियों की खोज विधि के द्वारा कार्य करने से। तो ये इसके मेरिट थे खोज विधि के। तो ये खोज विधि थी आपकी 3rd यूनिट का पहला पॉइंट है। इसमें खोज विधि होती क्या है, खोज विधि के स्टेप कौन से हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं और इसकी मेरिट क्या क्या है खोज विधि। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।